नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भूगोल के अध्याय 1 जनसंख्या के बारे में। इससे पहले अपन ने कई सारे वीडियो बनाए जिसमें एनसीईआरटी की कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की है। तो ये सत्र भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पहला जो आप बिंदु स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो, जैसा कि पाठ का नाम है जनसंख्या, और शुरुआत भी अपन ने वहीं से की है, बिल्कुल शून्य से, यानी कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या क्या है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। आसान सा उत्तर है। एक और शब्द नीचे लिखा है जनगणना क्या है। जनगणना क्या है, इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उत्तर लिखा है। उत्तर में आपने देखा होगा लिखा है कि किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना और उन्हें रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाता है, यानी कि सेंसस कहलाता है। किसी देश अथवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में विधिवत रूप से जानकारी प्राप्त करना, सूचना एकत्रित करना और उसे रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है, यानी कि सेंसस कहलाता है। ये ऐसी परिभाषा अपन ने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो जनगणना से संबंधित है। जैसे पहला तथ्य है, पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना है उसकी शुरुआत हुई थी 1872 में, लेकिन यह व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। और ये जो पहली जनगणना है ये लॉर्ड मेयो के समय पर ये शुरू हुई थी, लेकिन ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहली आधिकारिक और सुव्यवस्थित जनगणना हुई थी। 1881 में, ध्यान रखिए, इस 1881 वाली जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त थे W प्लाउडेन थे। इसके साथ ही एक और तथ्य ध्यान रखिए, यहाँ आया है भारतीय जनगणना का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय जनगणना का जनक कहते हैं हेनरी वाल्टर को। ये तथ्य भी आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद 1972 में हुई, 81 में व्यवस्थित रूप से हुई। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में। तो उसके बाद पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। ये तथ्य भी आप यहाँ से इसमें और जोड़ सकते हो। अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे 1881 की जो जनगणना हुई थी उस समय भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी कि जो पूरी जनगणना होती है इसका हेड कौन था, आयुक्त कौन था? तो वो थे W प्लाउडेन। इस व्यक्ति का आप नाम यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। अब गणना की दृष्टि से देखते हैं, 2011 में जो जनगणना हुई है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यानी कि आप 1951 से गिनिए, 51-1, 61-2, 71-3, 81-4, 91-5, 2001-6 और 2011 में जो हुई है वो अब तक स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अगर 1872 के हिसाब से देखें, यानी कि जब से जनगणना शुरू हुई आज़ादी से पहले से ही, तब से लेकर अब तक के मामले में यह 15वीं जनगणना है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी है? 7वीं जनगणना है। अब एक और तथ्य यहाँ से ध्यान रखना है कि जनगणना कौन करवाता है, जनगणना कराने वाला विभाग है कौन? तो यह भारत के जो महारजिस्ट्रार हैं और जनगणना आयुक्त विभाग है वो इस जनगणना कार्य को संपन्न करवाते हैं। और ये जो विभाग है, यानी कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त विभाग, यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये तथ्य और आप इसमें ध्यान रखिए। अब अपना जो बिंदु है पुस्तक में, पहला ही बिंदु है जनसंख्या का वितरण। इस पर अपन बात करेंगे। जनसंख्या का वितरण से क्या आशय है, जनसंख्या का वितरण क्या है? मैंने प्रश्न बनाकर सामने स्क्रीन पर दिए हैं ताकि परीक्षा की दृष्टि से भी अपन को जब लिखना पड़े तो अपन को ढूंढना ना पड़े, व्यवस्थित रूप से अपन उत्तर लिख दें। तो पढ़िए क्या लिखा है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या के फैलाव को संदर्भित करते हैं। यह किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या के फैलाव को संदर्भित करते हैं, बताते हैं। क्या? जनसंख्या वितरण। यह विरल, मध्यम और सघन हो सकते हैं। यह विरल, मध्यम और सघन हो सकते हैं, यानी कि पास पास में जनसंख्या हो सकती है, दूर दूर हो सकती है, या संतुलित तरीके से हो सकती है। अब तीसरी बात जो यहाँ है, 2 प्रश्न मैंने दिए हैं क्योंकि आगे हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उससे जो प्रश्न आए हैं विगत परीक्षाओं में वो मैंने यहाँ ऐड करने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। अब प्रश्न पढ़िए। प्रश्न लिखा है, भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है
कथन का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान क्यों है? ये प्रश्न 2 बार अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछा गया है। अब इसका उत्तर क्या है, इसको जानने के लिए अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण होने के प्रमुख कारण। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 4 कारण यहाँ मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी और है लेकिन मैंने 4 कारण प्रमुखता से यहाँ लिखे हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है औद्योगिक। ये 4 कारक हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले। अब इनकी एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो कारक है उससे एक अलग प्रश्न बनता है और इन चारों को जोड़कर जहाँ लिखेंगे वो अपने पिछले जो 2 प्रश्नों की चर्चा की है उसका उत्तर ये हो जाएगा। पहले कारक पर आते हैं। पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या है, तो जिन स्थानों पर पानी सही मिलेगा, जिन स्थानों की जमीन बढ़िया होगी और जिस जगह की जलवायु बढ़िया होगी वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप ही सोच लीजिए कि कहीं पानी मिलता है, यानी कि पानी की कमी है तो वहाँ लोग नहीं रहेंगे, और कहीं पानी मिल रहा है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो ज़्यादातर लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी जगह की जमीन अच्छी है, खेती अच्छी होती है, आवश्यकता की चीज़ें जल्दी से उत्पन्न हो जाती है तो वो वहाँ रहना पसंद करेंगे। तीसरा, वहाँ की जलवायु कैसी है। आप देख लीजिए मरुस्थलीय इलाके जहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, या अपने लद्दाख वाला अति जो शीत क्षेत्र है, ज़्यादा ठंड गिरती है, उन जगहों पर रहना लोग कम पसंद करते हैं और सामान्य क्षेत्रों में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अपन देखते हैं भारत के उत्तरी मैदानों में लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु ठीक ठाक है। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, आपके सामने दिया है, जिन स्थानों पर उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता और स्थिर जलवायु होती है वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। स्पष्ट भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ ही जलवायु प्रमुख रूप से वितरण को प्रभावित करती है। जैसे लिखा है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उत्तरी मैदान, डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात, इन जगह उत्तरी मैदान, तटीय क्षेत्र, ये अपने पश्चिम और पूर्वी, और ये डेल्टा वाले क्षेत्र, इन जगहों पर जनसंख्या अधिक है। किसकी तुलना में? मध्य भारत की जो आंतरिक झीलें हैं उसकी, और हिमालय के उत्तर और पूर्वी हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग और पश्चिमी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसके कंपैरिजन में वहाँ जनसंख्या अधिक है। तो ये इसका एक कारक हुआ। भौतिक के बाद अपन बात करते हैं दूसरे कारक सामाजिक में। तो लोग ऐसे जगह रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ उनकी भाषा बोलने वाले, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों को मानने वाले, उनके जैसी खान पीन रखने वाले लोग रहते हैं। लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, ये इसका सामाजिक कारक है। किताब में उतना वर्णन नहीं है पर आप इसको एक पंक्ति में ध्यान रख सकते हो। तीसरा कारक है आर्थिक कारक, यानी कि आर्थिक कारक में क्या है, लोग ऐसी जगह रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ उनको आजीविका के साधन उपलब्ध हो, जहाँ उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी जगह पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आर्थिक कारक है। बहुत संक्षिप्त में एक पंक्ति में मैंने उत्तर देने का इसका प्रयास किया है। अब चौथे कारक पर आते हैं जो महत्वपूर्ण है, औद्योगिक कारक। औद्योगिक कारक में आप देखोगे जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद और इसके साथ बेंगलुरु और चेन्नई, जयपुर जैसे जो बड़े शहर हैं, ये औद्योगिक विकास और नगरीकरण, जो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट भी किया, आप ध्यान रखना। औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में जो ग्रामीण नगरीय जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित किया है। यानी कि इन बड़े शहरों में जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगी हैं, लोग अवसर काम की तलाश में यहाँ पर आए हैं। तो औद्योगिक विकास के कारण भी जनसंख्या जो है वो गाँव से शहर की ओर आई है, तो गाँव खाली पड़े हैं और शहर भरने लगे हैं। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान हो गया, क्योंकि गाँव में अब लोग कम रह गए और शहरों में ज़्यादा आ रहे हैं। तो शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है और गाँव में घटी है। तो यहाँ अपन आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि। तो अपन कह सकते हैं कि गाँव में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक और शहरों में जो है वो वृद्धि दर सकारात्मक हो जाती है। ऐसी स्थितियों में जब किसी उद्योग या फैक्ट्री का विकास हो और लोग वहाँ जाएं, तब उस स्थिति की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये 3-4 कारक पढ़े अपन ने। एक और कारक आता है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक क्या है, तो इसको पढ़िए, स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास तथा मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल, तंत्र विकास और औद्योगिकरण के कारण भी लोग इधर उधर से आते जाते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि भारत के जो नदी तटीय मैदान हैं और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र रहे हैं। लोग नदियों के पास ज़्यादा बसे हैं शुरू से अभी तक। आप चाहे सिंधु सभ्यता देख लो, उसमें पूरा विकास नदी के आसपास हुआ। फिर ये मगध मौर्य के समय
अपने गंगा घाटी के यहाँ देख लो, इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। एक और ऊपर आया स्थायी कृषि, जहाँ परमानेंट कृषि की जाने लगी, लोग स्थायी रूप से उसी क्षेत्र में बसने लगे। क्योंकि अगर खेती स्थायी नहीं होगी तो वो 6 महीने यहाँ रहेंगे, अगले 6 महीने जहाँ खेती करेंगे वहाँ रहेंगे, ऐसा चलता था। लेकिन जब से स्थायी कृषि का विकास हुआ है, लोग एक जगह रहकर अपनी खेती करने लगे हैं, तो जनसंख्या भी जो बार बार इधर उधर भग रहे थे उसमें भी अब स्थिरता आई है। कुछ तथ्य यहाँ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले विरल जनसंख्या के क्षेत्र थे, यानी कि विरल बोले तो वहाँ पहले लोग बहुत कम संख्या में रहते थे, और अब वहाँ मध्यम जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ, यानी कि वहाँ कुछ लिमिटेड जो पहले कम थे उनकी तुलना में वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। और कारक क्या है और वो जगह कौन सी, यानी कि कुछ जगह ऐसी थी पहले जहाँ बहुत कम संख्या में लोग रहते थे, लेकिन कुछ बदलाव किए हैं सरकार ने और वहाँ की जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो अब अनुकूल कर दी गई हैं, तो कुछ मध्यम संख्या में लोग वहाँ पर अब रहने लगे हैं। पहला जो यहाँ लिखा है वो है सिंचाई का विकास करके राजस्थान, और राजस्थान में भी जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ अब लोग संख्या जो है वो बढ़ रही है, यानी कि पहले की तुलना में अब ठीक ठाक जनसंख्या वहाँ पर रहती है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी थी तो सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है। दूसरा, खनन और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, खनन और ऊर्जा के संसाधन ये डेवलप करके विकसित करके झारखंड के जो कुछ क्षेत्र थे उनमें जनसंख्या का जो स्तर है वो अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले वहाँ कम लोग रहते थे तो फैक्ट्रियों का विकास हुआ, खनिज खनन हुआ वहाँ पर, और नई नई ऊर्जा की उपलब्धता हुई तो लोग वहां पर जाकर रहने लगे। और तीसरा कारक है परिवहन जाल का विकास, इसमें तो पूरा प्रायद्वीप आ जाता है। प्रायद्वीप बोले तो अपने गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र वाला एरिया और नीचे तमिलनाडु तक जो क्षेत्र है पूरा बीच वाला, ये पूरा प्रायद्वीपीय राज्य जितने भी है ये सब उससे जुड़ गए हैं, यहाँ भी अब ठीक ठाक संख्या में लोग रहने लग चुके हैं। तो अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी। अब अपना जो अगला बिंदु आता है किताब में वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनघनत्व। जनघनत्व के बारे में बात करेंगे। होता क्या है जनघनत्व, ये अगर एक नंबर में पूछ ले कि जनघनत्व क्या है तो बताइए, तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा है किसी इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनघनत्व कहलाती है। किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। आपको ध्यान रहा होगा, किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। जनघनत्व एक अशोधित माप है। अशोधित यानी कि इसको पूरी तरीके से सही या शुद्ध नहीं किया गया हो, अनडिस्कवर्ड जिसे बोलते हैं, उस तरीके का ये एक माप है। तो जनसंख्या जो है एक अशोधित माप है। इसके अलावा जनगणना जो है एक अशोधित माप है। इसके अलावा कुछ और तथ्य देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत है, भारत का जनघनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत के 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 382। ठीक यही स्थिति मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। मध्य प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 230। तो मध्य प्रदेश का जनघनत्व हुआ 230 और भारत का है 382, यानी कि मध्य प्रदेश का जनघनत्व भारत के जनघनत्व की तुलना में कम है। एक और बात यहाँ पर है, 1951 में भारत की जब जनगणना हुई थी तब भारत का जनघनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो अब 2011 में बढ़कर कितना हो गया है, 382, यानी कि पिछले 50 वर्षों में यहाँ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ा है भारत में जनघनत्व। यानी कि पहले एक क्षेत्र में लिमिटेड 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 117 ही लोग रहते थे, अब 382 रहने लगे हैं। आइए कुछ ऐसे राज्यों की बात करते हैं जहाँ जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रथम स्थान पर आता है बिहार, 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है केरल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। तो आप इनके सबके जनघनत्व सामने देख पा रहे होंगे। बिहार का 1106 आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश का 1028, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829 और हरियाणा का 573। ये जनघनत्व आपको याद रखने हैं। ये तो थे उच्च, यानी कि कहें कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले राज्य। कुछ अब 5 ऐसे राज्य देखते हैं जहां जनघनत्व बहुत कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 जनघनत्व है वहां का, 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। दूसरी ओर अपन ने देखा कि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं।
फिर था पश्चिम बंगाल, फिर था केरल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। और न्यूनतम जनघनत्व वाले की बात करें तो यह पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम जहां 52 लोग रहते हैं, फिर है सिक्किम जहां 86 लोग रहते हैं, फिर है मणिपुर जहां 115 लोग रहते हैं, और फिर है नागालैंड जहां 119 लोग रहते हैं। तो ये हैं भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य। अब कुछ ऐसे राज्यों की बात करते हैं जहां न तो जनघनत्व बहुत ज्यादा है, न जनघनत्व बहुत कम है। मध्यम जनघनत्व वाले राज्य जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है असम, गुजरात, हरियाणा और झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां जनघनत्व मध्य हैं। लेकिन इसके साथ ही स्क्रीन पर एक और साइड पर लिखा हुआ है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली। कितने लोग रहते हैं? तो 11,297 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो आएगा अंडमान निकोबार द्वीप जहां 46 लोग रहते हैं। कितना अंतर है? 11,297 और मात्र 46 में। ये विविधता या जनसंख्या के असमान वितरण को भी दर्शा रहा है। और जनसंख्या के जो भारत में हाईएस्ट जनसंख्या या कहें कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं और न्यूनतम जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं उनके नाम आप याद करके जाइएगा। अब आगे हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? पहले पर आएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर बंगाल और 5वें पर है मध्य प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर है बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, ये हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 5 राज्य। और अब दूसरे 5 राज्य जो सबसे कम जनसंख्या वाले हैं उसमें है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। इसके साथ ही एक और तथ्य साइट में लिखा हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इनके साथ अगर आप तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात वाले क्षेत्र को भी मिला दो, कर्नाटक वगैरह को, तो ये देश की 76% जनसंख्या को कवर कर लेंगे। यानी कि ये जो कुछ 5-10 राज्य हैं इसमें देश की 76% जनसंख्या निवास करती है। कितना असमान वितरण है जनसंख्या का, यानी कि कुछ क्षेत्र में बहुत कम है और कुछ में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या है। आगे एक और तथ्य है, ध्यान रखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या है? ध्यान रखिए, वृद्धि मतलब हमेशा बढ़ना ही नहीं होता। जनसंख्या के संदर्भ में जब वृद्धि शब्द काम में आता है तो वहां वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन होना। यानी कि किसी निश्चित समय में, 2 निश्चित समय के बिंदु ले लिए आपने, यूं कही कि आपने 2001 से 2011 के बीच में यहाँ की जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ वो जनसंख्या वृद्धि है। वृद्धि मतलब बढ़ना नहीं होता है, वृद्धि मतलब परिवर्तन है यहाँ पर जनसंख्या के संदर्भ में। तो परिवर्तन तो सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यानी कि ये सोच लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 है और अगले 10 सालों में वहां की जनसंख्या 1100 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 100। तो यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि है वो धनात्मक होगी। लेकिन कोई अन्य दूसरा गांव है, वहां की जनसंख्या 1000 थी और अगले 10 सालों में वहां 900 रह गई, तो कितनी कम हुई? 100। यहाँ भी वृद्धि हुई है, भले ही 100 कम है लेकिन ये वृद्धि कौन सी है? ऋणात्मक वृद्धि है। और जहां पर जनसंख्या बढ़ गई है वहां पर है धनात्मक वृद्धि। तो आप ये ध्यान रखिए, सीधी सी परिभाषा मैंने सामने लिखने का प्रयास किया है। दो निश्चित समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। इसके 2 घटक होते हैं, नेचुरल और इंडक्ट, यानी कि प्राकृतिक और अभिप्रेरित। अब फिर ये प्रश्न आपके सामने देखिए कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या है? यानी कि एक निश्चित समय में जन्मों की संख्या और मृत्यु की संख्या के बीच का जो अंतर है वो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक निश्चित समय टाइमलाइन के बीच में कुल जन्म लेने वाले लोगों की संख्या और कुल मरने वाले लोगों की संख्या को जब आप घटाओगे तो जो संख्या आपके सामने आएगी वो है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, और इसको प्रतिशत से डिनोट करते हैं, प्रतिशत से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, अभिप्रेरित जनसंख्या क्या है? तो कहीं पर या तो लोग आपके क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं जिससे, और कोई बाहर के लोग आपके यहाँ आकर बस जाते हैं तो जनसंख्या प्रभावित होती है।
यानी कि आपके यहाँ पहले यूँ सोच लीजिए 500 लोग हैं आपके गांव में और 50 लोग बाहर चले गए तो 450 रह गए, और 450 जो लोग रहे हैं ये जनसंख्या में परिवर्तन हुआ ना, क्योंकि 500 तो नहीं रहे, अब 450 हो गए, तो ये ऋणात्मक है। और यहाँ 50 और आ जाते हैं, 500 हैं और 50 और आ जाते हैं, 550 हो जाते हैं, 550 हो जाते हैं, तो ये धनात्मक परिवर्तन है। तो ये जो आने जाने का जो खेल चलता है ये आता है अभिप्रेरित जनसंख्या में। परिभाषा देखिए, किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों का आना यानी कि अंतर्वर्ती तथा बाहर अन्य स्थान पर चले जाना यानी कि बहिर्वर्ती अभिप्रेरित जनसंख्या कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहा होगा, सीधी सीधी परिभाषा थी इसकी। आगे कुछ अन्य तथ्य है, जैसे भारत में जनसंख्या के दोनों यानी कि दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे रहे हैं और समय के साथ ये बढ़ भी रहे हैं। भारत की जो यह एक चीज मैंने हाईलाइट भी की है कि दशकीय और वार्षिक जो वृद्धि दर है भारत की वो ऊंची रही है और बढ़ती जा रही है। अभी आगे अपन एक चार्ट दिखाऊंगा, एक फोटो दिखाऊंगा आपको, जिसमें आपको पता लगेगा कि 1901 से 2011 तक हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ी है, केवल एक बार घटी थी। प्रश्न देखिए, भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? 1.64% है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64। एक और प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की 3 परिस्थितियां बताइए, कब हो सकती है? जनसंख्या वृद्धि कब होती है? या तो किसी का जन्म हो, या कोई मर जाए, या फिर कोई प्रवास कर जाए यानी कि आ जाए, या फिर चला जाए। वृद्धि मतलब कि परिवर्तन कब होगा जनसंख्या में? या तो कोई जन्म ले ले, या कोई मर जाए, या कोई प्रवास कर जाए। प्रवास का मतलब क्या होता है कि या तो कोई आ जाए बाहर से या कहीं चला जाए, तो परिवर्तन। यानी कि 3 स्थितियां हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि 2 प्रायद्वीपीय राज्यों के नाम बताइए और उनके जनघनत्व भी बताने हैं। कहाँ के आंकड़े के अनुसार? 2011 के अनुसार बताने। तो पहला प्रायद्वीपीय राज्य अपन ने लिया है केरल, जहाँ का जनघनत्व है 859, और दूसरा लिया है तमिलनाडु, जहाँ का घनत्व है 555। अब आप देखिए, ये जो सूची सामने दी गई है इसमें है 1901 से लगाकर 2011 तक जो जो जनसंख्या में परिवर्तन आए हैं, आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। इसमें है कि 1901 में भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग थी 23 करोड़ 83 लाख के लगभग। 1901 के बाद 1911 में जनसंख्या हो गई 25 करोड़ 20 लाख। फिर 1911 के बाद 1921 में जनसंख्या हो गई 25 करोड़ 13 लाख, यानी कि 7 लाख कम हुआ था। ये पहली बार है जब जनसंख्या कम हुई है 1911 से 1921 के बीच में। फिर 21 से आप 31 पे जाओगे तो 27 करोड़, 41 पे जाओगे तो 31 करोड़, 51 पर जाओगे तो 36 करोड़, 61 पर जाओगे तो 43 करोड़, 71 पर जाओगे तो 54 करोड़, 81 पर जाओगे तो 68 करोड़, 91 पर जाओगे तो 84 करोड़, और 2001 में जब आओगे तो 101 करोड़, 2011 में जब आओगे तो 121 करोड़, और 2024 में जब आओगे तो 141 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है। तो ये पूरा पैमाना है अब तक की जनगणनाओं का भारत की, और आपको ये ध्यान रखना है। एक नीचे इसी फोटो में देखिए, एक साइड पे लिखा है ये दशकीय वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए एक सूत्र है कि आपका जो वर्तमान साल चल रहा है उसका आपका जो आधार वर्ष आपने जो लिया है उसमें से घटा के और भाग किसका देना है उसमें आपके आधार वर्ष का, और गुणा 100 कर देंगे तो आपकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो आ जाएगी। अब आप एक और चीज देखिए, सामने है जनसंख्या वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाएं, इसके बारे में बात करना है। अपन ने यहाँ तक जो इस सेशन में चर्चा की है, इसके अलावा ये पार्ट और आगे भी बचता है जिसमें अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाएं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में अपन चर्चा अगले भाग में करेंगे, यानी कि भाग 2 में, और शेष अध्याय को वहां पूरा करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।